आज की वीडियो में हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल, फोर्स होता क्या है। जैसा कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, लेकिन यह डेफिनेशन ही गलत है। पुश और पुल को फोर्स नहीं कहते, बल्कि पुश और पुल फोर्स का इफेक्ट होता है। एक्चुअली में फोर्स का कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं होता है। पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और प्रेसिंग, ये सब फोर्स के इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फोर्स का डेफिनेशन ढूंढेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स के 6 तरह के प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है। जैसे किसी रुके हुए फुटबॉल को आप पैर से मारते हैं तो फुटबॉल मूव करने लगता है। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं हाथ गाड़ी, जिसे हम लोग ठेला गाड़ी भी करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, उसे हाथ से खींचकर रोक लेते हैं। थर्ड, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स चलती हुई ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं पैर से फोर्स लगाकर हम साइकिल की स्पीड को बढ़ा देते हैं। फोर्थ, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स चलती हुई ऑब्जेक्ट का स्पीड भी घटा सकता है। फिफ्थ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स चलती हुई ऑब्जेक्ट का दिशा बदल सकता है। जैसा कि हम क्रिकेट में देखते हैं बैट से फोर्स लगाकर बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। एंड सिक्स, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं रबर से बनी हुई चीजों पर फोर्स लगाकर हम उसका शेप चेंज कर देते हैं, जैसे कि बैलून। तो हमने देखा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकता है। अब हम लोग फोर्स के डेफिनेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि फोर्स लगाने से किसी चीज का स्पीड बढ़ाया जा सकता है, स्पीड घटाया जा सकता है, रुकी हुई चीज को चलाया जा सकता है, चलता चीज को रोका जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जिस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, हम उसे ही फोर्स कहेंगे। इट मीन्स फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट और अ काउज capable of changing its state of a rest or a motion of a particular body once applied on it। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली फोर्सेस दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड सेकंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के आपस में कॉन्टैक्ट आने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, दो ऑब्जेक्ट के सटने के बाद वो फोर्स अपना इफेक्ट दिखाता है, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जबकि ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर रहते हुए भी फोर्स लगा सकता है, उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन काम कब करता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब फ्रिक्शन काम करता है। इसे हम कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है? जो दूर से ही असर दिखाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नेट का रूल कि अगर मैग्नेट दूर भी रहता है तो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे से दूर रह के भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बिना एक दूसरे से सटे हुए। इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नाम आ सकता है मैग्नेटिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशन का। ओके, क्योंकि ग्रेविटेशन में हम लोग क्या जानते हैं कि धरती से ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज भी ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो धरती से सटे या दूर रहे, ग्रेविटी दूर से भी अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ग्रेविटेशन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल हुआ। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अब हम दो और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो व्हाट इज बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स डज नॉट काउज चेंज इन अ मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स को कहा जाता है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हमने अभी तक पढ़ा, मोशन में आना या स्पीड घटना, स्पीड बढ़ना, ये इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक वुडन ब्लॉक या बड़ा सा बक्सा रखा गया है एक सरफेस पे और दो तरफ से बिल्कुल इक्वल फोर्स से दो इंसान इसे धक्का दे रहा हो, तो ये बॉक्स किधर भी नहीं जाएगा। मतलब जितना फोर्स लग रहा है वो दोनों साइड से लग के उसको बैलेंस कर दे रहा है। एग्जाम्पल, दीवार को धक्का देना। अगर हम दीवार को धक्का देंगे तो दीवार तो अपनी जगह से नहीं जाएगा, तो वो बैलेंस हो गया, हमारा फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखेगा। किसी बहुत भारी ऑब्जेक्ट को अपने ताकत से घसकाना या किसी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाकर धक्का देना, जिससे ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी फोर्स का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो हम कह सकते हैं वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स बैलेंस फोर्स है।
वहीं दूसरी तरफ अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स काउ चेंज इन अ मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन साइज इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा फोर्स जिसमें फोर्स किसी एक डायरेक्शन से लग रहा हो और जो भी हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ा वो दिखाई दे। फोर्स लगाने से किसी एक्सटर्नल एजेंट से वो जो भी इफेक्ट है, पोजीशन चेंज हो जाना, शेप चेंज होना, साइज चेंज होना या स्पीड चेंज होना, ये सारे इफेक्ट अगर दिखाई देने लगे तो हम कह सकते हैं ये फोर्स मेरा कैसा है? अनबैलेंस फोर्स है। फोर्स का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा, थ्योरेटिकल पार्ट फोर्स का पढ़ा। अब हम लोग फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है फोर्स का, क्वांटिटिव डेफिनेशन क्या हो सकता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है। फॉर्मूला फोर्स में जैसा हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसे हम शॉर्टकट में F इज इक्वल टू एम इंटू ए भी लिखते हैं। यहाँ m क्या होता है? m इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसे हम अगर यूनिट लिखना चाहें तो क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स में m इंटू ए। m का यूनिट क्या होता है? m होता है मास, और मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मास को केजी में मेजर करते हैं। और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो फोर्स का क्या यूनिट होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम मेजर करते हैं न्यूटन में। ओके, फोर्स का क्या यूनिट होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स का और क्या क्या फॉर्मूला डिराइव हो सकता है उसको यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ A फॉर एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला बन सकता है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो सकता है मास इंटू ए की जगह एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये जो एक्सेलरेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो m इंटू v माइनस यू बाई टी भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं एक्सेलरेशन का। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a इज इक्वल टू क्या हो सकता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो सकता है। तो हम इसी फॉर्मूला में फिर से पुट करेंगे f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो a की जगह क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू m इंटू ए की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ कब किया जाएगा? अगर आपसे फोर्स निकालने को कहा जाए और मास दे करके एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया रहे तो हम इस फर्स्ट वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अगर फोर्स निकालने बोला जाए और मास के साथ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया रहे तो हम ये सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन फोर्स निकालने के लिए अगर मास के साथ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? जैसा हमने देखा, फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, जिसे इन शॉर्ट हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। लेकिन फोर्स का और भी कोई यूनिट होता है? बिल्कुल, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन फोर्स का सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट जो होता है वो होता है डाइन, DYNE। तो फिर न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन होता है? एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन में कितना का रिलेशनशिप होता है? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्विवेलेंट होता है।